सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र आज होगा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य होंगे मौजूद। राष्ट्रीय सुरक्षा, किसान कल्याण, युवा और महिला सशक्तिकरण समेत हो सकते हैं कई बड़े ऐलान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार के लिए महज 32 घंटे बाकी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली और बिजनौर में राहुल प्रियंका की साझा रैलियां। मायावती आज मेरठ में चुनावी जनसभा को करेंगी संबोधित। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में करेंगे प्रचार। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। बीजेपी का भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन समेत कई कल्याणकारी योजनाओं का वादा। कांग्रेस ने 2 लाख रुपए तक फसल ऋण माफ करने समेत किए कई वादे। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने रायगढ़ और गजपति में रैलियों को किया संबोधित। आयकर विभाग के छापों को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में घमासान। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश में राज्य सरकार। कांग्रेस ने बताया बदले की कार्रवाई। सीआरपीएफ का राज्य पुलिस पर काम नहीं करने देने का आरोप। दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए तैयार स्वदेशी तोप धनुष जबलपुर में आज सेना में होगी शामिल। 38 किलोमीटर मारक क्षमता के साथ पुरानी बोफोर्स से कई मायनों में बेहतर। और आइए शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज घोषणा पत्र जारी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर मौजूद रहेंगे। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। माना जा रहा है कि 5 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ ही संकल्प पत्र में किसानों, व्यापारियों, युवाओं और रोजगार के लिए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी हर वर्ग तक पहुंच बनाने की कोशिश करेगी। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, किसान कल्याण, युवा और महिला सशक्तिकरण पर खास जोर दिया जा सकता है। किसानों के लिए नई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत के लिए पार्टी को बड़ी संख्या में सुझाव भी मिले हैं। पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तरक्की और विभिन्न क्षेत्रों में चलाए गए लोक कल्याणकारी कार्यों की जानकारी भी संकल्प पत्र में हो सकती है। संकल्प पत्र में किसान, नौजवानों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों का उल्लेख हो सकता है। रोजगार के व्यापक अवसर का खाका भी पेश किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पार्टी ने 20 सदस्यीय संकल्प पत्र समिति बनाई थी, इसके तहत देश भर में करीब 7500 सुझाव पेटियों, 300 रथों और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जनता के सुझाव भी लिए गए हैं। बीजेपी ने 2014 के चुनाव में 52 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें सुशासन और सबका साथ सबका विकास का वादा किया गया था। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, महंगाई पर नियंत्रण, आतंकवाद का खात्मा और अदालत के आदेश से राम मंदिर बनाने की बातें थीं। बीजेपी का कहना है कि पिछले चुनावी घोषणा पत्र के ज्यादातर वादों को एनडीए की सरकार ने पूरा किया है। पंचानन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंचानन, आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होगा और जाहिर तौर पर इसे लेकर तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं कि किस तरह के वादे और किस तरह की उपलब्धियों का जिक्र होगा इसमें। देखिए प्रीति, 11 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है और उससे 3 दिन पहले 8 तारीख है आज, और लगभग 11 बजे यहाँ बीजेपी संसदीय बोर्ड के सारे मेंबर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री उसके सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनकी भी उपस्थिति में बीजेपी का संकल्प पत्र यहाँ जारी होगा। पार्टी का मैनिफेस्टो इसको कहा जाता है। और 2014 में जो चुनाव में जब बीजेपी गई थी और जो वायदे किए थे, पार्टी का कहना है कि अधिकतर वायदे उसने पूरे किए हैं, चाहे वो विदेश नीति के मसले पर हो, चाहे रोजगार के मसले पर हो, या फिर दूसरे हेल्थ केयर का इशू हो, या फिर सोशल सिक्योरिटीज का इशू हो। इस तरह के जो वादे 2014 में किए गए थे, पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए अब की बार फिर मोदी सरकार का जो नारा दिया गया है
उसके लिए संकल्प पत्र यहाँ पर तैयार हो चुका है और उसका रिलीज 11 बजे होगा। जैसा कि आपने बताया कि 20 सदस्यीय ये संकल्प पत्र समिति थी जो राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में, और उसमें बड़े व्यापक स्तर पर सुझाव लिए गए हैं और इन सुझावों के बाद इस संकल्प पत्र को तैयार किया गया है। और पार्टी का भी ये मानना है कि इस संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं वो अगला टर्म होगा उसके लिए सरकार को वापस लाने के लिए वो इसका एक जरिया होगा, जिसमें कि आपने जैसा जिक्र किया कि राम मंदिर का भी अदालत के रास्ते से जो गठन है जो बनाना है वो हो सकता है। और एक सरकार ने ये भी 2014 में वायदा किया था कि जीएसटी का जो इंप्लीमेंटेशन है वो किया जाएगा और उसको किया था। तो यानी कि कई वायदे सरकार का दावा है पूरा किए हैं और अगले कई वादे पूरे करने के लिए आज संकल्प पत्र पर नजर रखनी होगी हमें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचनन इस तमाम बातचीत के लिए, इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के लिए अब 32 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। इस बीच सभी दलों के दिग्गज प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार थीम जारी किया है। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कहा कि इन चुनाव में लोगों के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एकजुट और परखी हुई सरकार और अराजकता और महामिलावटी विपक्ष को चुनने का विकल्प होगा। अरुण जेटली ने कहा कि उनकी पार्टी के अभियान की टैगलाइन फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी के 5 साल के कामकाज पर केंद्रित होगी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे, ईमानदारी और दूसरे मुद्दों पर बड़े निर्णय लेने की क्षमता शामिल है। हमारा मुख्य कैंपेन का थीम निकलेगा फिर एक बार मोदी सरकार। ये सारे पॉइंट्स जोड़ दिए जाएं। जो हमारे कॉमर्शियल्स होंगे, विज्ञापन टीवी रेडियो के, उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा और जो सरकार की उपलब्धियां हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उसमें शौचालय, उज्ज्वला, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, सौभाग्य, पूरा अभियान जो भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ चला, किसानों का सपोर्ट, पीएम किसान, और एक विषय विशेष जिसे कहने में मुझे संकोच नहीं है, हमारी प्राथमिकता के जो केंद्र हैं वो 2 हैं। पहला है गरीब, उसके संबंध में जो काम किया उसकी गरीबी कम हो, और दूसरा है इस देश का बढ़ता हुआ साइज का मध्यम वर्ग और नया मध्यम वर्ग। कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार थीम जारी की है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने युद्ध घोष अब होगा न्याय की घोषणा करते हुए न्याय विषय पर केंद्रित एक अभियान की शुरुआत की और पार्टी की प्रस्तावित न्यूनतम आय योजना का जिक्र किया। कांग्रेस ने बयान जारी करके कहा है कि न्याय इस अभियान का केंद्रित विषय है, जो गरीबों के लिए न्याय, बेरोजगार, युवा, किसानों, महिलाओं, दलितों और आदिवासी भाइयों और बहनों, जीएसटी से बर्बाद हुए कारोबारियों और हम सभी के लिए न्याय का आह्वान करता है। हमारा प्रचार अभियान 2019 का सरल है, लोगों की भावनाओं तक पहुंचने का हमारा प्रयास है। अपनी प्रतिबद्धता हम दोहराते हैं कि देश में जो लोगों की सही मायने में भावनाएं हैं उसका सम्मान करते हुए, राष्ट्र की प्राथमिकता को समझते हुए, समाज के हर वर्ग में जो पीड़ा है, वेदना है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा ये अभियान न्याय पर है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश में 3 अलग अलग जगह, सहारनपुर, बिजनौर और शामली में 7 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सहारनपुर, बिजनौर और शामली की सीटों पर मतदान पहले चरण में 11 अप्रैल को होगा। सहारनपुर के लिए एसपी और बीएसपी गठबंधन ने हाजी फजलुर रहमान को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने इमरान मसूद को टिकट दिया है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद राघव लखनपाल को उतारा है। बीएसपी प्रमुख मायावती आज मेरठ में चुनाव प्रचार करेंगी। मायावती मेरठ में बीएसपी उम्मीदवार हाजी याकूब कुरैशी के लिए प्रचार करेंगी। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव प्रचार चरम पर है। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कूच बिहार में रैली को संबोधित करेंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल त्रिपुरा, मणिपुर और पश्चिम बंगाल में रैलियां की। त्रिपुरा के गोमती जिले में उदयपुर में कल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा आज देश भर में परिवर्तन का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास तेज करने में अपना ध्यान केंद्रित किया है। बीजेपी का कमल छाप डबल इंजन लगने के बाद, राज्य में भी बीजेपी सरकार बनने के बाद आज त्रिपुरा में गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं। गरीब बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत के तहत लाखों परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। भाइयों और बहनों, देश के किसानों के नाम पर क्या क्या वादे, क्या क्या बातें नहीं की गई, लेकिन किसान के बैंक खाते में सीधी मदद पहुंचे, ये पहले किसी ने सोचा नहीं था। वहीं मणिपुर में इम्फाल में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मणिपुर के 1 लाख से ज्यादा युवाओं को ऋण दिया गया है। इनमें 70,000 महिलाएं भी शामिल हैं। मणिपुर में वीमेन मार्केट की व्यवस्था को हमारी सरकार ने मजबूत किया। नॉर्थ ईस्ट में बीपीओ के माध्यम से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। मुद्रा योजना से मणिपुर के 1 लाख युवाओं को बिना गारंटी के लोन दिए गए हैं, जिसमें 60,000 तो महिलाएं हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई केंद्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों में रोड़े अटका दिए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए अवैध प्रवास को बढ़ावा दे रही हैं। हालात ये है कि लोगों की आस्था पर भी स्पीड ब्रेकर लगाने का काम ये दीदी और उसके साथियों ने किया है। साथियों, विकास के काम में रोड़े अटकाने की दीदी की आदत ने आपका कितना नुकसान किया है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। केंद्र की सरकार ने पश्चिम बंगाल के 1 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। यहां के 70,000 लोग आयुष्मान भारत से इलाज करा भी चुके थे, लेकिन स्पीड ब्रेकर दीदी ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में कल बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख अजीत सिंह ने सहारनपुर के देवबंद में संयुक्त रैली को संबोधित किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन देश की भावी दिशा तय करेगा। आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि हमें मौका मिला तो किसानों का कोई बकाया नहीं रहेगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर सीबीआई, ईडी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। अब आपको इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है और अब आप लोगों को इस चुनाव में इन सभी विरोधी पार्टियों को यहाँ केंद्र की सत्ता में किसी भी कीमत पर आने नहीं देना है, जिनको आप लोग काफी आजमा भी चुके हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश करेगी, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। ये मिलावट का गठबंधन नहीं है, ये महापरिवर्तन का गठबंधन है और देश में एक नई सरकार देने का गठबंधन है। नई सरकार देने का गठबंधन और नया प्रधानमंत्री बनाने का ये गठबंधन है। ये सब कुछ मिटाना चाहते हैं, हमारे आपके दिलों की दूरी करना चाहते हैं, खाई पैदा करना चाहते हैं। आदरणीय अजीत सिंह जानते, चरण सिंह जी की विरासत को खत्म करना चाहते हैं। यही गठबंधन है
जो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को भी बरकरार रखेगा और उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम भी यही महागठबंधन करने जा रहा है। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कल अपना संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भुवनेश्वर में पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन समेत कई कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि नए ओडिशा के निर्माण के लिए जनता को परिवर्तन लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ओडिशा में बीजेपी सरकार बनी तो यहाँ के युवाओं को उनके घर के पास रोजगार दिया जाएगा। मैनिफेस्टो की बात करें तो बीजेपी ने कई बड़े वादे किए हैं। इनमें मेधावी छात्रों को 2 पहिया वाहन देने की बात कही गई है, किसानों को लोन और युवाओं को स्टार्टअप फंड से रिझाने की भी कोशिश है। साथ ही स्वतंत्रता सेनानी बख्शी जंगबंधु की विशाल प्रतिमा निर्माण का वादा किया गया है। बीजेपी का संकल्प पत्र कुल 9 बिंदुओं पर आधारित है। अमित शाह ने बताया कि स्किल इंडिया को भी ओडिशा में बढ़ावा दिया जाएगा। युवाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड की व्यवस्था की जाएगी। ये भी कहा कि 3 और 4 ग्रेड की नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करने की व्यवस्था की जाएगी। हम सैल बाल योजना भी शुरू करेंगे। +2 की शिक्षा पूरी होने पर मेधावी छात्रों को 2 पहिया वाहन प्रदान किया जाएगा। किसानों और बागचासी बंधुओं को कर्ज से मुक्त करने की दिशा में और साहूकारों को छुट्टी दिलाने के लिए 0% पर किसानों को ऋण देने की भारतीय जनता पार्टी संकल्प है। कोई भी किसान पानी से वंचित न रहे, इसलिए सिंचाई के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ का निवेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और इसमें सूक्ष्म सिंचाई को, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन को हम प्राधान्यता देंगे। ओडिशा में कांग्रेस ने भी कल अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें प्रति परिवार 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण भी माफ करने, बेरोजगारों को 3000 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता देने समेत महिलाओं को सरकारी नौकरियों, संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का वादा किया गया है। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख निरंजन पटनायक ने यहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। योर वॉइस योर चॉइस यानी आपकी आवाज आपकी पसंद शीर्षक वाले 32 पृष्ठों के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों, युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों और दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए न्याय योजना के तहत 5 करोड़ गरीब परिवारों को 72,000 रुपए देने का भी वादा किया है। इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने कल राज्य के रायगढ़ और गजपति जिले में रैलियों को संबोधित किया। इस मौके पर नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार पर ओडिशा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने कभी भी ओडिशा के साथ सहयोग नहीं किया और यहां तक कि आपदाओं में भी और कल्याणकारी योजनाओं के मामलों में भी। राज्य में 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। ओडिशा में हम रुक करेंगे। हमारी संवाददाता अनु दीवान इस समय वहां मौजूद हैं। अनु, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का घोषणा पत्र अब लोगों के सामने है, जिसमें बड़े बड़े वादे भी किए गए हैं। इस वक्त विधानसभा और लोकसभा चुनाव यहां साथ हो रहे हैं। किस तरह की सरगर्मियां हैं और किस तरह का मुकाबला बीजू जनता दल के सामने दिख रहा है? बिल्कुल प्रीति, 11 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा, ओडिशा की लोकसभा की 4 सीटों में बाकी की विधानसभा की 29 सीटें जिसमें आती हैं, उसके लिए लोग अपना मतदान करेंगे। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस ने तो अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, लेकिन बीजू जनता दल ने अभी तक नहीं किया है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 11 अप्रैल को चुनाव है तो आज या कल में बीजू जनता दल भी अपना घोषणा पत्र, अपने वादे जो अगले 5 साल में करना चाहेगी वो लोगों के सामने लेकर आएगी। अब लोगों के सामने दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों के घोषणा पत्र हैं, जिसमें तमाम वादे दोनों पार्टियों ने किए हैं और यहाँ पे इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन अगर बीजू जनता दल की बात करें तो बीजू जनता दल कहती है कि उसके लिए सबसे बड़ा मुकाबला जो उसका सीधे तौर पे है वो है बीजेपी के साथ है। तो यानी बीजेपी का घोषणा पत्र बीजू जनता दल के लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी ने जिस तरह से अपने घोषणा पत्र में वादे किए हैं कि वो स्टार्टअप इंडिया यहाँ पे उसके लिए फंडिंग करेगी, यानी कि जो लोग बेरोजगारी की वजह से ओडिशा छोड़ के जाते थे उनको यहाँ पे रोजगार का मौका मिलेगा। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि बेरोजगारों के लिए 3000 रुपए भत्ता देगी। यानी कि एक जगह बीजेपी नौकरियां खोलने की बात कर रही है तो वहीं कांग्रेस जो है वो बेरोजगार भत्ता
सुविधा देने की बात कर रही है। तो ये तमाम वादे हैं जो जनता जो है इन दोनों के अपने सामने रखेगी और अपना चुनाव करेगी कि आखिर वोट देना है तो किसको देना है। हालांकि बीजेडी का अभी तक घोषणा पत्र नहीं आया है, लेकिन 19 साल बीजेडी की सरकार रही है यहाँ पे, तो जाहिर है लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ये होगा कि आखिर इस बार अपना वोट डाले तो किसको डाले, क्योंकि जनता को भी पता है कि उसका वोट बेहद कीमती होता है। कुल मिलाकर कहें तो इस बार ओडिशा में मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनु, इस जानकारी को ओडिशा से हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 23 अप्रैल को 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 115 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। इन सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होना है। 23 अप्रैल को तीसरे चरण में 115 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में गुजरात की 26, केरल की 20, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 14 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 7, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5 सीटें, वहीं असम की 4, गोवा की 2, जबकि जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली और दमन दीव की 1 सीट पर मतदान होगा। इस दौर में कई दिग्गज उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिन दिग्गज उम्मीदवारों पर सबकी नजरें हैं उनमें गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से संबित पात्रा, उत्तर प्रदेश के रामपुर से जयप्रदा, पश्चिम बंगाल की जंगीपुर लोकसभा सीट से अभिजीत मुखर्जी, मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव, पीलीभीत से वरुण गांधी का नाम भी शामिल है। ओडिशा में लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव साथ हो रहे हैं और इसके तीसरे चरण के लिए भी आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। इस चरण में 42 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। और फिलहाल हम इस समय रुक करेंगे हमारे संवाददाता रवींद्र सिंह शोरान का, जो इस समय नागपुर में मौजूद हैं और लोकसभा चुनाव के 11 अप्रैल को जो प्रथम चरण का चुनाव होने वाला है उसके लिए कल शाम 5 बजे प्रचार भी थम जाएगा और 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर इस चरण में मतदान होना है और इन्हीं में से नागपुर भी एक सीट है जहां से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं। रवि, नागपुर वीआईपी सीट और हम देखें तो 2014 में बीजेपी के टिकट पर नागपुर से चुनाव जीतने वाले पहले गैर कांग्रेसी व्यक्ति रहे गडकरी। फिलहाल इस बार किस तरह की सरगर्मियां हैं नागपुर सीट में? जी देखिए, नागपुर बेहद खास तौर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर लगातार एक लंबे अरसे से बीच कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव जीतती रही है। पिछली बार नागपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने चुनाव जीतकर जो है वो दिखाया कि किस तरीके से मोदी की जो हवा थी और उसमें किस तरीके से लोग बदलाव की जो उम्मीद कर रहे थे उसको पूरा किया। बीजेपी के पक्ष में ये सीट जो है वो जीती गई और इस बार भी यहाँ पर जो है मुकाबला बीजेपी काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा है क्योंकि नितिन गडकरी के सामने जो उन्हीं के राजनीतिक शिष्य अपने आप को बता रहे हैं नाना पटोले, वो यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं, जिन्होंने पिछला चुनाव भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट से जीता था जिसमें उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को जो तब एनसीपी के उम्मीदवार थे और नाना पटोले ने उस वक्त जो है भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीता था। इस बार यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। देखिए, जो 10 सीटें यहाँ पर हैं, विदर्भ इलाका है, विदर्भ का सबसे केंद्रीय बिंदु ये माना जाता है नागपुर का जो क्षेत्र है। यहाँ पर लंबे अरसे से जो है वो किसानों की समस्या रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रही है, कॉटन की ये बहुत बड़ी बेल्ट है और विदर्भ को एक अलग राज्य बनाया जाए, इस तरीके की यहाँ पर लगातार लंबे अरसे से मांग उठती चली जा रही है। देखना होगा कि जो मुद्दे आप बता रहे हैं उन्हें लेकर अब जनता किस पार्टी पर, किस प्रतिनिधि पर भरोसा करती है और वोट देती है, इस पर सबकी नजरें होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवींद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए आपका। बात कुछ और अहम खबरों की। आयकर विभाग के 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापों को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आयकर विभाग की छापेमारी को कांग्रेस ने राजनीतिक बदला बताया है। हालांकि बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आचार संहिता में पुलिस आईटी की कार्रवाई रोकने क्यों पहुंची। आयकर अधिकारियों ने इंदौर, भोपाल और दिल्ली में छापेमारी की। अभी तक कुछ बेहिसाबी नकदी बरामद हुई है। छापेमारी में जब्त दस्तावेजों की जांच की जा रही है। दुरुपयोग किया जा रहा है, ये चुनाव के दिनों में हो रहा है।
कभी देखा कि भारतीय जनता पार्टी जिसके पास हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रही है कि उनके यहाँ पे कोई गया हो? उनके लिए कोई इनकम टैक्स नहीं है, उनके लिए कोई सीबीआई नहीं है, कोई ईडी नहीं है। ये मेरा सवाल है। सीआरपीएफ को काम करने से रोका जाता है। मध्य प्रदेश की पुलिस सीआरपीएफ से उलझती है कि ये भ्रष्टाचार को बचाने का प्रयास नहीं है। संविधान को तार तार कर दिया गया, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, संविधान के ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया। आखिर किस बात का डर है? पहाड़ और रेगिस्तान में दुश्मनों के हौसले पस्त करने में सक्षम धनुष तोप आज सेना में शामिल हो जाएगी। ज्ञान कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में होने वाले औपचारिक कार्यक्रम में 6 धनुष तोप सेना के अफसरों को सौंपी जाएंगी। इसे आयुध निर्माण कानपुर और फील्ड गन फैक्ट्री ने मिलकर विकसित किया है। धनुष स्वीडिश तोप बोफोर्स का स्वदेशी संस्करण है। इसके 95% से ज्यादा कलपुर्जे स्वदेशी हैं। सेना की ओर से हर मौसम के अनुसार किए गए परीक्षण में यह तोप खरी उतरी है। इसका आयुध निर्माण कानपुर और फील्ड गन फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया है। इस संबंध में भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय ने 19 फरवरी को हरी झंडी दी थी। 2022-23 तक 114 धनुष तोप सेना को सौंप दी जाएंगी। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।